हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। भारी बारिश और हंगामे के बीच किसान बिल को लेकर आज राज्यसभा में ये पास हो गया। सदन ने बिल को ध्वनिमत से पास किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति से बिल की कॉपी छीनकर फाड़ने की कोशिश की। माइक भी इस दौरान टूट गया और आवाज आना बंद हो गई। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने नए किसान बिल को लेकर दिए सरकार की ओर से जवाब में विपक्ष को उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ। विपक्ष जब संतुष्ट नहीं हुआ तो हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने इस बिल को काला कानून बताया है। सरकार इस बिल को किसानों के लिए क्रांति वाला बिल बता रही है। कांग्रेस इसे किसानों के लिए डेथ वारंट बता रही है। तो इसी पूरे मसले पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। किसान बिल पास हुआ और इसके अलावा हंगामा हुआ। दूसरा, राहुल गांधी का हमला और सड़क पर प्रदर्शन। हम सीधे चलेंगे केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के पास, जो सीधे हमारे साथ संसद के बाहर से मिल रही हैं, जुड़ रही हैं। स्मृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बधाई भी कि आपका ये जो सरकार का बिल था, जिसको लेकर सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि राज्यसभा में भी हर सूरत में पास हो जाए, आज पास हो गया। आप कह रहे हैं ये क्रांतिकारी बिल है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि ये बिल तो काला कानून है। क्रांतिकारी कैसे है, आप ही बताइए। आज अभिनंदन का दिन है तो मात्र भारत के किसानों का अभिनंदन का दिन है, जो वर्षों से बिचौलियों के शिकंजे में जकड़े हुए थे, आज वो आजाद हुए हैं। आज आभार व्यक्त करने का दिन है उस प्रधानमंत्री के प्रति जिन्होंने किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साकार किया है इन बिल के पैसेजेस के साथ। और जो कांग्रेस पार्टी और उनके निवर्तमान अध्यक्ष से काला कानून बता रहे हैं, जो वर्तमान में स्वयं ना लोकसभा में उपस्थित है, ना शायद देश की राजधानी में उपस्थित है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि जब कांग्रेस पार्टी ने इसको अपनी मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया साल 2019 में, तो क्या कांग्रेस का वो मैनिफेस्टो काला मैनिफेस्टो था? जब कांग्रेस के दिग्गज नेता, चाहे वो कमलनाथ जी हों, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा जी हों, उन्होंने अपने कार्यकाल में संविदा की खेती को प्रोत्साहित किया था, तो क्या उनके साम्राज्य में ये काला दिन गिना गया था? मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो वर्षों से चली आती नीति है कि किसान हमेशा गरीबी से जूझता रहे, किसान हमेशा बिचौलियों का शिकार होता रहे, आज वो कांग्रेस इस बात को पचा नहीं पा रही है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक स्वतंत्र देश स्वतंत्र किसान को आज बधाई दे रहा है कि वो स्वतंत्र हैं, कि जो वो उपजा रहे हैं अपनी जमीन पर, उसे वो किसको और कितने दाम पर बेचें। उस स्वतंत्रता को आज हिंदुस्तान की राजनीतिक तारीख में एक सुनहरा दिन बताया जाएगा। लेकिन कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि बिहार में 2006 में इसी तरह से बिल पास हुआ और वहां पर जो एमएसपी पर खरीद है वो लगभग बंद हो गई, और यही सबसे बड़ा डर है कि एमएसपी पर खरीदी बंद हो जाएगी तो छोटा किसान जाएगा कहां, वो अपनी फसल कैसे बेचेगा? विकास जी, कांग्रेस जो दुहाई देती है साल 2006 की, अगर इतनी चुनौतियां थीं तो कांग्रेस ने 2007 में एपीएमसी का एक मॉडल कानून क्यों राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया? क्या आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस आधा अधूरा काम कर रही थी 2007 में? साथ ही भारत सरकार ने अपने प्रतिनिधियों और कृषि मंत्री के माध्यम से बार बार सदन में और सदन के बाहर इस बात को उल्लेखित किया है कि एमएसपी की प्रक्रिया को कोई भी हाथ नहीं लगा रहा। वो गारंटी किसान को सुरक्षित और सुनिश्चित गारंटी जो है, उसके प्रति भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रतिबद्ध थी और आगे भी रहेगी। और जो कांग्रेस आज घड़ियाली आंसू बहा रही है, उनसे पूछना चाहती हूँ, स्वामीनाथन जी की बार बार वो लोग दुहाई देते हैं। 10 साल कांग्रेस केंद्र में सरकार में रही तो स्वामीनाथन जी ने जो बार बार आग्रह किया एमएसपी के संदर्भ में, उस आग्रह को कांग्रेस सरकार ने तब स्वीकार क्यों नहीं किया? ये तो नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी को सिर्फ बातों तक सीमित नहीं किया, बल्कि इंप्लीमेंट करके दिखाया। और विकास जी, मैं आपको बता दूं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो वर्षों से किसान को एक राजनीतिक मोहरा बनाकर इस्तेमाल करती आई है। ऐसा क्यों है कि जब वो सतत इतने वर्षों तक देश में सत्ता चला रहे थे, तब उन्होंने किसान सम्मान निधि जैसे किसी भी कार्यक्रम को शुरू नहीं किया जिसके अंतर्गत भारत की तिजोरी से सीधा पैसा किसान के खाते में जाए? मैं फक्र के साथ भाजपा की एक कार्यकर्ता होने के नाते कह सकती हूँ कि मात्र 1.5-2 वर्ष के अंतराल में किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 10 करोड़ किसानों को 90,000 करोड़ से ज्यादा रुपया उनके सीधा बैंक के खाते में गया है। मतलब प्रतिवर्ष प्रत्येक किसान को देश की
6,000 रुपए उनके बैंक के खाते में दिलवाने का मात्र सपना नहीं दिखाया मोदी सरकार ने, बल्कि उसको फलीभूत कर दिखाया। कोविड के वक्त भी 38,000 करोड़ रुपया इन 10 करोड़ किसानों के खाते में डालने वाली मोदी सरकार है जी। लेकिन इसी तो किसान आप जो किसानों की बात कर रहे हैं कि 6,000 रुपया महीना जा रहा है, समृद्ध करने के लिए, किसान को समृद्ध करने के लिए और सक्षम करने के लिए अगर नरेंद्र मोदी सरकार कोई ऐतिहासिक और ठोस कदम उठाती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उसका स्वागत करे। ये जो दोगलापन है विपक्ष का विशेषता इस संदर्भ में, ये तो इन दोनों सदनों में बुरी तरह से मुझे लगता है एक्सपोज हुआ है जी। अगर इतना इनको ऐतराज था तो क्यों ये इनके मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा? क्यों इनके दिग्गज नेता चाहे कर्नाटक में रहे, महाराष्ट्र में रहे, मध्य प्रदेश में रहे, हरियाणा में रहे, इन लोगों ने संविदा की खेती पर बात की? जी बिल्कुल ना। देखिए, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने भी 2013 में, खुद राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जिसमें 11 राज्यों में उन्होंने एपीएमसी से बाहर करने के लिए फलों और सब्जियों की बात कही थी। लेकिन एक बात जो कांग्रेस हमेशा से कह रही थी और कांग्रेस के अलावा दूसरे दल भी कह रहे थे कि एमएसपी का जिक्र आप बिल में कर दीजिए। तो आपने अब जब तो बिल तो पास हो गया, लेकिन क्या आगे भविष्य में एमएसपी का जिक्र बिल में किया जा सकता है? क्या तकनीकी वजह क्या है, क्यों नहीं जिक्र में? देखिए विकास जी, एमएसपी से संबंधित ये बिल है ही नहीं। जब हम लोकसभा में, सदन में सरकार अपनी ओर से कोई वचन देती है, उस वचन को आप हल्के में ना लें जी। देश के कृषि मंत्री ने न सिर्फ सदन में बल्कि सदन के बाहर बार बार कहा है कि हम एमएसपी के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इस बिल का कोई सरोकार नहीं है कि एमएसपी बंद हो जाएगी। इस प्रकार का जो दुष्प्रचार चला रही कांग्रेस पार्टी, और विकास जी आज आप स्टूडियो में है, मैं दोनों बिल की प्रतियां लेकर आई हूं। मैं चाहती हूं अगर आपसे ना बन पाए तो आपका कोई अगर टीम मेंबर इसको अभी पढ़ना चाहे तो बता दे, कहां भारत सरकार ने लिखा है कि एमएसपी बंद हो जाएगी? बिल्कुल, आप दोनों कॉपियां लेके आए हैं। दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, आप जिन आंदोलनों की बात कर रहे हैं, हर उस आंदोलन में किसी न किसी ने कांग्रेस का झंडा पकड़ रखा है। इनफैक्ट मैंने कल ही एक ट्वीट में अपना राष्ट्र के ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया कि पंजाब में तो एक सरकारी ऑर्डर दिया गया कि भाई आप आए और भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। तो कांग्रेस ये दोगलापन जो अपना कर रही है, ये जो आप सरकारी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये जो आज चंडीगढ़ से जो जुलूस निकला है किसानों का ट्रैक्टर के साथ, उसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, आप स्वयं मेरे ट्वीट को जाकर पढ़ें, पंजाबी में है। निश्चित रूप से आपके पास पंजाबी आपका कोई एंकर होगा अथवा ट्रांसलेटर होगा, जहां पर आग्रह किया गया है सरपंचों से कि आप आइए और एक राजनीतिक जुलूस में शामिल होइए। इस प्रकार का अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी अगर करेगी ताकि देश के किसान के जितने भी आय संबंधित नए उपक्रम हैं वो आहत हो, तो ये किसान के साथ क्या अन्याय नहीं है? क्यों राहुल गांधी चाहते हैं कि किसान हमेशा बिचौलियों की गिरफ्त में रहे? क्यों किसान को वो आजादी ना हो कि वो अपने दम पर अपनी उपज किसको बेचना चाहे उसका निर्णय वो स्वयं ले, कितने में बेचना चाहे उसका निर्णय वो स्वयं ले? क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि किसान हमेशा घुटने टेके कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी रहे? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आप अपने विरोधियों को और खासतौर पर हरियाणा और पंजाब के किसानों को ये समझाने में क्यों कामयाब नहीं हो पाए? आपका तो वहां सहयोगी दल अकाली दल भी, वहां की एक बड़ी पार्टी है, वो भी आपका साथ छोड़ गया। अगर वो समझाने में नाकामयाब क्यों रहे? कहां कमी रह गई? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी की साधारण कार्यकर्ता के नाते इतना ही कह सकती हूं कि सहयोगी दल पर टिप्पणी करने का जो हमारा अधिकार है कार्यकर्ता के नाते, वो मात्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सीमित है अथवा पार्लियामेंट्री बोर्ड तक सीमित है। लेकिन भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते ये भी कह सकती हूं कि मेरी पार्टी ने इस संदर्भ में अपने विचारों को अपने मैनिफेस्टो में प्रतिबद्धता से सबके सामने प्रस्तुत किया था। जहां तक की बात है इन दो बिलों के संदर्भ में, दोनों सदनों में कृषि मंत्री जी ने विस्तार से चर्चा में भाग लेकर सरकार का क्या दायित्व है, सरकार की क्या मंशा है, उसको सीधा सीधा जो दोनों सदनों का प्रसारण है उसके माध्यम से देश के सभी नागरिकों तक पहुंचाया, जिसमें देश के किसान सम्मिलित हैं। लेकिन मैं विकास जी आपसे दोबारा कहना चाहती हूँ, ये वो सरकार है जिसने इस साल के बजट में विशेष 1,30,000 करोड़ से ज्यादा मात्र किसान और कृषि उत्पादनों के प्रति समर्पित किया है। ये वो सरकार है जिसने 1.5-2 साल में 10 करोड़ किसानों को 90,000 करोड़ से ज्यादा पैसा उनके खाते तक पहुंचाया है।
ये वो सरकार है जिसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के हिसाब से ई-नाम प्लेटफॉर्म पे 1000 मंडियों को जोड़कर किसानों को लाभ पहुंचाने का 1 लाख करोड़ से ज्यादा व्यवसाय किसान के लिए सुनिश्चित किया है। ऐसी सरकार जो वर्ष प्रति वर्ष किसान के और किसान के उत्थान के प्रति अपने कार्यों को बार बार प्रस्तुत कर रही है, उसकी मंशा पे आपको कैसे शक हो सकता है? और आज वो लोग और विशेषतः राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने का दुस्साहस करेंगे जिन्होंने किसान की जमीन को लूटकर अपने दामाद तक को थमा दिया। ऐसे लोग आज आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे। जी, और इसी बात को लेकर लेकिन विपक्ष भी कह रहा है, आप कह रहे हैं कि 6000 रुपए हर किसान के खाते में सालाना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष कह रहा है कि न्याय योजना लागू कर दीजिए आप। 72,000 रुपए उसमें प्रावधान है एक किसान के खाते में हर साल डालने का। ऐसा है विकास जी, ये योजना का उल्लेख कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के वक्त जनता के सम्मुख किया। जनता जानती है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये राष्ट्र स्वावलंबी राष्ट्र है और प्रधानमंत्री ने जो जयघोष किया है आत्मनिर्भर भारत का, उस आत्मनिर्भर भारत में किसान अगर बिचौलियों तक सीमित रह गया तो क्या वाकई में ये राष्ट्र कृषि उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो पाएगा? इसीलिए मैं कह रही हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का झांसा देने का जनता को प्रयास लोकसभा के 2019 के चुनाव में किया। जनता कांग्रेस के झांसे में नहीं आई। जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मैनिफेस्टो को पढ़ा, समझा और समर्थन किया, और आज वो फलीभूत हुआ है जब ये बिल पास हुआ है राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। और आपके क्षेत्र अमेठी में भी राहुल गांधी इस न्याय योजना की डुगडुगी बजा रहे थे। हारे ना, और आज मेरे ही क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक के खाते में सीधा पैसा जाता है किसान सम्मान निधि के अंतर्गत, जो तब नहीं गया जब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज परिजन उस क्षेत्र से अपनी सेवाएं देने का ढोंग कर रहे थे। तो जो अपने क्षेत्र में किसानों को लुभा नहीं पाए, जो अपने क्षेत्र में किसान का विश्वास नहीं जीत पाए, वो कहां राष्ट्र को इस वक्त भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। देश का किसान उनके इस भ्रम में फंसने वाला नहीं है। वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी किसान का और कृषि क्षेत्र का हित चाहते हैं, और उसी में आज ये 2 बिल जो हैं ऐतिहासिक हमारे, वो पारित हुए हैं, और राष्ट्र के आत्मनिर्भरता के इस पथ पर किसान की अहम भूमिका निभाने में ये दोनों बिल किसानों का और कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा लाभ पहुंचाने वाले हैं। जी, एक चीज तो समझ में आई स्मृति जी कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और आप जैसा आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर खुद का सरकार ने कि आइए और मोदी सरकार के खिलाफ मार्च निकालिए, मोर्चा निकालते हैं दिल्ली तक, लेकिन हरियाणा तो बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर क्यों ये किसान सड़कों पर आ गए, क्यों रास्ता जाम कर दिया? देखिए विकास जी, हम एक लोकतंत्र का हिस्सा हैं। क्या आप चाहते हैं कि हरियाणा में जो एक लोकतांत्रिक सरकार है वो किसी भी किसान संगठन जो एक एक्चुअली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपनी आवाज उठाने से मना करेगा? मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हूं कि उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में अपनी बात लोकतांत्रिक ढंग से कानून की परिधि में आप करिए, उससे कोई आपको बाध्य नहीं करता। लेकिन आप एक राजनीतिक मोहरा बनाएंगे किसान को, ये अपने आप में एक निंदनीय बात है। साथ ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये जो बिल जो पारित हुआ है वो अपने आप में मात्र एक प्रदेश तक नहीं, स्वामीनाथन जी के जो अपना आग्रह है राष्ट्र के सम्मुख जो प्रस्तुत हुआ, बार बार जिस पे चर्चा हुई, वो भी एक कल्पना राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करता था कि किसान के लिए 1 नेशन 1 मार्केट की आप स्थापना कीजिए। तो जिस स्वामीनाथन जी की बार बार कांग्रेस पार्टी दुहाई देती है, जिसमें चाहे वो कांग्रेस की पंजाब की इकाई हो या हरियाणा की इकाई हो, उसी स्वामीनाथन जी ने कहा है कि 1 नेशन 1 मार्केट होना चाहिए। उस रिपोर्ट को धरातल पर फलीभूत करने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में नहीं थी। लेकिन कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि खरीदी के लिए चेन क्रिएट किए जानी थी, वो तो अभी तक हुई नहीं है। तो किसान अपना अनाज कहाँ देखिए, 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज बनाने की बजट में घोषणा हो चुकी है। 6,000 करोड़ से ज्यादा उसके प्रति आवंटन हो चुका है, और जो बिल पारित हुए हैं उसमें भी विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि किसान अगर छोटी छोटी कंपनीज में अपने आप को संगठित करना चाहता है तो उसका कानूनी संरक्षण कैसा होगा वो भी इस बिल में सम्मिलित है। तो अगर कांग्रेस वाकई में चाहती है कि मार्केट लिंकेज डेमोक्रेटिक हो, लोकतांत्रिक ढंग से किसान मार्केट से जुड़े, तो इस बिल का उन्होंने विरोध क्यों किया? ये बिल वही तो कहता है
कि अगर किसान चाहे तो अपने खेत से अपने उपज को बेचे, किसान चाहे तो किसको बेचे, व्यक्ति को बेचे, संगठन को बेचे, कहां बेचे, इसकी स्वतंत्रता किसान को होनी चाहिए। तो किसान आजाद हो, इससे कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? जी, लेकिन आज मैं राज्यसभा की बहस सुन रहा था। उस बहस के दौरान मैंने देखा प्रोफेसर यादव समाजवादी पार्टी के आरोप लगा रहे थे कि आपने तो अपने अनुषंगिक संगठन भारतीय किसान यूनियन से तक बात नहीं की, आपने स्टेक होल्डर से बात नहीं की, आप सीधे बिल ले आए। अगर आप पहले बात कर लेते तो शायद किसानों को समझाने में कामयाब हो पाते। देखिए, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ, वो एक वरिष्ठ सांसद और नेता हैं, मैं इतना ही कहूंगी मर्यादा में कि कृषि मंत्रालय ने और विशेष कृषि मंत्री जी ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की है। साथ ही जितने भी मैंने आज तक आपको, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो ई-नाम का प्लेटफॉर्म हो, भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जितने भी क्षमता को बढ़ाने वाले काम होते हैं उसमें सभी स्टेक होल्डर से चर्चाएं होती हैं। और एक बात और विकास जी, जब बिल प्रस्तुत होता है सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें भी तो परिचर्चा का माहौल होता है। तो आज जिस प्रकार से एक हिंसक प्रदर्शन विपक्ष ने राज्यसभा में किया, उसके बदले अगर बैठकर परिचर्चा में भाग लेते तो शायद जो भ्रम वो पाल रहे हैं उन भ्रम से वो मुक्त हो पाते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिएगा स्मृति जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। किसानों के इस बिल को लेकर विपक्ष जो विरोध कर रहा है, उस विरोध को लेकर कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया है, एकदम राजनीतिक ट्वीट है उनका ये। हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं। कंगना रनौत ने ट्वीट करके बिल का विरोध करने वालों को आतंकी कहा है। कंगना रनौत ने अभी ये ट्वीट किया है, सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसे जगाया नहीं जा सकता। कंगना रनौत ने ट्वीट में क्या लिखा है? प्रधानमंत्री जी, कोई सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जिसे गलत फहमी हो उसे समझाया जा सकता है। आगे ट्वीट करते हुए कंगना रनौत लिखती है, मगर जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो, जो जाग ही नहीं रहा हो, उसे कैसे जगाया जा सकता है? जो जाग रहा हो उसको कैसे जगाया जा सकता है? आपके समझाने से क्या फर्क पड़ेगा? आगे कंगना रनौत लिखती हैं, ये वही आतंकी हैं जो सीएए से एक भी इंसान की नागरिकता नहीं गई मगर उन्होंने खून की नदियां बहा दी थी। कंगना रनौत ने इस बिल का विरोध करने वालों के लिए आतंकी शब्द का इस्तेमाल किया है और सीधे तुलना की है नागरिकता कानून संशोधन बिल से। जब देश में इस कानून को लेकर काफी हंगामा हुआ था और दंगे तक भड़क गए थे। सीधे स्मृति जी के पास चलते हैं। स्मृति जी, आप कह रहे हैं क्रांतिकारी बिल है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये काला कानून है, डेथ वारंट है, और कंगना रनौत कह रहे हैं ये तो आतंकी हैं जो विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहूंगी, भारत में आज सभी नागरिक स्वतंत्र हैं अपनी अपनी टिप्पणियां करने के लिए। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी राहुल गांधी के संदर्भ में, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल के निवर्तमान अध्यक्ष भी हैं और अमेठी के पूर्व सांसद भी हैं। एक कि जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उन्होंने इस बात को सम्मिलित किया तो क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो काला मैनिफेस्टो था और ये मैनिफेस्टो उनके और उनकी माताजी के नेतृत्व में बनाया गया था। दूसरा, जब कमलनाथ जी ने, हुड्डा साहब ने और उनकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की इकाइयों ने, पंजाब और कर्नाटक की इकाइयों ने इसी प्रकार से संविदा पर, खेती पर अपना नियम बनाया अथवा उसको प्रोत्साहन दिया, तो क्या उनकी राज्य की इकाइयां काली इकाई मानी जाएगी? तो मैं दोबारा कहती हूं, आपने स्वयं इस इंटरव्यू के संदर्भ में विकास जी 2013 में राहुल गांधी जी के वक्तव्य को जाहिर किया है कि वो स्वयं कह रहे हैं कि इस प्रकार से किसानों की सहूलियत को बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं दोबारा कहती हूं, जो कृषि मंत्री जी ने कहा, एपीएमसी एक्ट को अथवा राज्य के अधिकारों को ये कानून हाथ नहीं लगाते, मात्र किसान को अपने दम पर जिस मूल्य पर वो चाहता है उस मूल्य को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र करता है ये कानून। किसानों को बिचौलियों के शिकंजे से आजाद करता है ये कानून, और आजाद देश में भारत के किसान को भी आजाद सांस लेने का अधिकार है। और ये आजादी देने के लिए नरेंद्र भाई मोदी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन आज राज्यसभा में जब बिल पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान डेरेक ओब्रायन ने एक वहां पर बिल फाड़ने की कोशिश की, उपसभापति के माइक को भी उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, और बाद में उन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र है उसका गला घोंटा जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनको वहां पर अपनी बात रखने नहीं दिया जा रहा है। सरकार अपने माइक तोड़े डेरेक ओब्रायन, तो आवाज सरकार कैसे बंद कर रही है? आवाज तो वो बंद कर रहे हैं और वो कोई कागज नहीं, सभा की रूल बुक को फाड़ रहे थे।
मतलब कानून जो सभा की गतिविधियों पर लागू होता है उसको फाड़ रहे थे। तो माइक तोड़े आप, और सरकार कैसे फिर आवाज बंद कर रही है? आप तो आवाज नहीं चाहते हैं कि देश की जनता तक इन्हीं पहुंचे। गतिविधियों की वजह से कंगना रनौत ने आतंकी दोगलापन शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं इतना ही कहूंगी कि आप माइक तोड़ रहे हैं, रूल बुक आप फाड़ रहे हैं, आप हंगामा कर रहे हैं और फिर सरकार को दोष दे रहे हैं। ये दोगलापन हिंदुस्तान समझता है। जी, तो अब मैं आखिरी सवाल आपसे लूंगा। अब जो किसान नाराज हैं, धरने पे बैठे हैं, क्या सरकार उनको अप्रोच करेगी, अब समझाने की कोशिश करेगी? बिल तो पास हो गया है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ दोबारा, विकास जी, ये वो सरकार है जिसने राष्ट्र के इतिहास में पहली बार मात्र 1.5 साल में 10 करोड़ किसानों को 90,000 करोड़ से ज्यादा पैसा सीधा उनके बैंक के खाते में दिया। जी, बिचौलिया क्या खत्म होता हो गया। है, कहाँ होता है, किसान कितना ग्रस्त होता है, ये हर किसान जानता है। आज इन 2 विधेयक के माध्यम से किसान आजाद हुआ है, अपने दम पर अपनी फसल बेचेगा। किसको बेचेगा, इसके लिए किसान को कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। और ये आजादी आज देश के किसानों को मुबारक हुई है, इसलिए उनका अभिनंदन और आपका बहुत बहुत आभार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी जी एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। आज राज्यसभा से क्रांतिकारी बिल पास हुआ, ऐसा बीजेपी का कहना है, जबकि कांग्रेस इसे काला कानून बता रही है।